नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महावीर कर्मा और श्री वेदा एकेडमी के YouTube वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों प्राचीन इतिहास का वीडियो नंबर 3 पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन पर जाकर के आप वीडियो देख सकते हो। अब दोस्तों आज हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर के आया हूँ मैं। देखिए, आप हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। दोस्तों नवपाषाण काल, इसका कालक्रम जो है 5500 से 3000 BC तक का इसका कालक्रम रहा था। BC तक का इसका कालक्रम रहा था। अब बात करें जनक इसके कौन है, तो नवपाषाण काल में सर जॉन लुबाक, इनको नवपाषाण काल का जनक कहा जाता है। इन्होंने पहली बार प्री हिस्टोरिक टाइम्स नामक मैगजीन निकाली थी और इस मैगजीन में इन्होंने नवपाषाण काल के बारे में सबसे पहले विस्तृत जानकारी प्रदान की थी। तो ये सर जॉन लुबाक को नवपाषाण काल का जनक कहा जाता है। आगे बात करें गॉर्जन चाइल्ड। गॉर्जन चाइल्ड जो है दोस्तों, इन्होंने नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति शब्द से संबोधित किया है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है नवपाषाण काल के जनक कौन है, तो सर जॉन लुबाक। अगर पूछे नवपाषाण काल क्रांति शब्द किसने दिया, तो वो दिया गॉर्जन चाइल्ड ने दिया। अब बात करते हैं ली मैन्सुयर। ये कौन है ली मैन्सुयर, तो उत्तर भारत में नवपाषाणकालीन उपकरणों की खोज जो है ये ली मैन्सुयर ने की थी। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है क्योंकि नवपाषाण काल एक क्रांति का काल कहलाता है। इस समय मानव अपना विकास कई हद तक कर चुका था। उसके बाद नेवेलियन फ्रेजर की बात करें तो नेवेलियन फ्रेजर दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन उपकरणों की खोज। तो नेवेलियन फ्रेजर ने दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन उपकरणों की खोज की थी। अब अपने को पता है उत्तर भारत में किसने की, ली मैन्सुयर ने। दक्षिण भारत में किसने की, नेवेलियन फ्रेजर ने। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल में क्या क्या परिवर्तन हुए थे। दोस्तों यहाँ पर कुछ फैक्ट लिखे हैं, इनकी मैं डिटेल जानकारी बोलूँगा तो आप साथ साथ में इनकी डिटेल जानकारी लिखते चलिएगा, ठीक है, जिससे आपको डिटेल पता हो। मनुष्य को कृषि का ज्ञान था इस समय मनुष्य को। अपन ने इससे पहले भी पढ़ा था मध्यपाषाण काल में, तो कृषि का ज्ञान मनुष्य को हो चुका था। यहाँ पर रागी और खजूर ऐसे जो है चीज़ों का, किस्मों का विकास होने लग गया था, ठीक है। रागी का भी उत्पादन जो है बड़े पैमाने पर करने लग गए थे। स्थायी आवास की अगर अपन बात करें तो स्थायी आवास यहाँ पर हो गया था। व्यक्ति आदि मानव जो है स्थायी आवास में रहने लग गया था और इनके जो आवास होते थे वह गोलाकार आवास या थे या आयताकार आवास जो है व्यक्ति बनाता था, ठीक है दोस्तों। अब बात करें अपन मृदभांड का विकास की, तो मृदभांड में भी यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था, कल के वीडियो में हमने बात की थी कि व्यक्ति मृदभांड का उपयोग करने लग गया था। तो मृदभांड का उपयोग होने लग गया क्योंकि व्यक्ति स्थायी निवास में रह रहा है। अब स्थायी निवास में रह रहा है तो मृदभांड का उपयोग करेगा। उसे खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करने लगा था व्यक्ति। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि उसने क्या किया था, यहाँ पर जो मृदभांड थे ना, इसमें काले रंग के मृदभांड, घूसर मृदभांड और चटाई के छाप वाले जो मृदभांड होते हैं, इस तरह के मृदभांड यहाँ पर व्यक्ति बनाने लग गया था क्योंकि इनके साक्ष्य हमें आगे स्थलों में देखने को मिलते हैं। अब आभूषण की बात करें अपन तो यहाँ पर अब आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। तो हमको टिक्कल कोटा से हमको सोने की बाली जो है हमको प्राप्त हुई है। तो इससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आभूषण भी यहाँ पर व्यक्ति के पास थे। आभूषण के साथ साथ एक और चीज़ देखिए, वस्त्र। तो दोस्तों वस्त्र भी व्यक्ति यहाँ पर बनाने लगा था, बुनने लगा था, क्योंकि कपास का भी उपयोग होने लग गया था, कपास की खेती होने लग गई थी। तो यहाँ पर कपड़ों के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। अब उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो उतनूर से हमको कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। हम आगे स्थलों में देखेंगे कि ये कहाँ पर स्थल पड़ते हैं, ये सब देखेंगे। अगला था आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। तो देखिए दोस्तों, आर्थिक क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, परंतु यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो लेन देन की जो प्रणाली थी वो वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी।
कुछ चीज़ दे दो और दूसरी चीज़ उसके बदले में वापस ले लो। तो ये आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ था। भले ही यहाँ पर कृषि और पशुपालन व्यापक स्तर पर हो गया था, परंतु यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र उतने बड़े लेवल पर नहीं हुआ था। आगे बात करें धार्मिक क्षेत्र में क्या हुआ था, तो धार्मिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो धार्मिक क्षेत्र भी उतने अच्छे तरह से उन्नत या विकसित नहीं हुआ था। व्यक्ति प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा करता था। हाँ, यहाँ पर कुछ साक्ष्य हमको ये भी मिले हैं कि मातृ देवी की पूजा यहाँ पर की जाती थी, तो मातृ देवी की यहाँ पर पूजा करते थे। व्यक्ति में पुनर्जन्म की संकल्पना थी। व्यक्ति पुनर्जन्म की संकल्पना रखता था, क्योंकि बुर्ज होम में हम देखते हैं किसी व्यक्ति के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य हैं, जिससे ये पता चलता है कि व्यक्ति पुनर्जन्म की धारणा को मानता है। ठीक है, उसी के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, कुत्ता उसका प्रिय होगा इसलिए उसको कुत्ते को दफनाया गया था। हम वे भी देखते हैं कि उसके साथ खाने पीने के साधन भी उसके साथ दफनाए गए थे। तो इससे ये पता चलता है कि धार्मिक क्षेत्र उन्नत नहीं हुआ था, परंतु यहाँ पर में पुनर्जन्म की कल्पना व्यक्ति में थी। तो इस तरह से हम इसके पार्ट देखते हैं। ये अब हम स्थलों को देखते हैं, नवपाषाणकालीन स्थलों को। यहाँ पर दोस्तों मैप में मैंने स्थलों को जमाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट नाम लिखे हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं मैं बोलूँगा, तो आपको उसे नोट डाउन कर लेना है। आइए दोस्तों हम देखते हैं। पहला है बुर्ज होम। जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम स्थल है। बुर्ज होम का अर्थ होता है जन्म स्थान, और बुर्ज होम में हमको यहाँ पर सबसे पहले प्राचीनतम मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा, बुर्ज होम में झीलों के किनारे गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हमको बुर्ज होम से मिलते हैं। यहीं जम्मू कश्मीर में गुफ्फर कराल है। गुफ्फ कराल जिसका अर्थ होता है कुम्हार की गुफा, यहाँ से भी हमको गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं और हड्डी के उपकरण मिलते हैं। अब बात करते हैं हम इधर मेहरगढ़ आते हैं। बलूचिस्तान, पाकिस्तान का जो दक्षिणतम क्षेत्र है, यहाँ पर बलूचिस्तान है, और बलूचिस्तान में हमको मेहरगढ़ क्षेत्र मिलता है। मेहरगढ़ में सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य हमको मिलते हैं। उसके बाद ही मेहरगढ़ में 7000 BC पुराने हमें भैंस पालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी मिलते हैं। यहीं पर दोस्तों हम मेहरगढ़ की बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिल रहे हैं, इसलिए इसे ब्रेड बास्केट या रोटी की टोकरी के नाम से भी मेहरगढ़ को जाना जाता है। आइए अब हम आगे आते हैं यूपी में। उत्तर प्रदेश में है इलाहाबाद में हम जाते हैं कोल्डी हवा। कोल्डी हवा में हमको धान के हमको सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा से मिलते हैं। चौपानी मांडू की बात करें, यह भी हमारे इलाहाबाद में ही है, तो चौपानी मांडू में हमको मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं प्राचीनतम। अब यहाँ पर बात करते हैं दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में रागी और मिलर जैसी फसलों का विकास हुआ था, तो यहाँ पर हमको मास्की ब्रह्मगिरी, पिकली हल, रागी के साक्ष्य मिलते हैं सर्वाधिक। उतनूर से हमको कपड़ों के साक्ष्य मिलते हैं। ये हमारे स्थल हैं दोस्तों। ये सारे जो स्थल हैं, एग्जाम में स्थलों के नाम पूछे जाते हैं और कुछ की विशेषताएं आपको पूछी जाएगी। जैसे इम्पोर्टेंट में दोस्तों बात बताऊँ, बुर्ज होम, गुफ्फर कराल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मेहरगढ़ में यहाँ से हमने अभी बताया कि प्राकृतिक वनस्पति के साक्ष्य भी मिले हैं, कृषि के साक्ष्य भी मिलते हैं। और मेहरगढ़ में एक और चीज़ है कि मेहरगढ़ में हमको गेहूं की तीन और जौ की दो प्रजातियों के साक्ष्य, जौ के और 3 प्रजातियों के साक्ष्य गेहूं के हमको मेहरगढ़ से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको हम ब्रेड बास्केट या हिंदी में रोटी की टोकरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये हमारे स्थल हैं नवपाषाण काल के। थैंक यू।